अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज कुर्रम अमन मुआहदे के बाद पहला काफिला पेशावर पारा चनार में रवाना होना था, लेकिन उसे रोक दिया गया क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसमें सरकारी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर समेत 6 अफराद जख्मी हुए। यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब का भी यही कहना था कि कुर्रम अमन मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी, इसको बिल्कुल सबोटाज नहीं होने देंगे। दूसरी जानब इस वक्त जो सियासी पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, जो बहस की जा रही है वो है मज़ाकरात के हवाले से। तहरीक इंसाफ और हुकूमती मज़ाकरात, आखिर इसमें क्या पेशरफ्त होगी और दोनों के लिए इसके अंदर विन विन सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मरवत साहब, मज़ाकरात में जो तहरीरी मुतालबात, यानी कि हुकूमत ये कहती है कि आगे जब तक ये मामलात नहीं बढ़ेंगे, जब तक तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात अपने नहीं दे देती, ये क्या रीज़न आप समझते हैं हुकूमत क्यों चाहती है कि आप लोग अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, जबकि ज़बानी तौर पर अलल ऐलान आप लोग बारहा ये बता चुके हैं कि आपको क्या कुछ दरकार है, जिसमें 2 मुतालबात तो ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन के हवाले से हैं, यानी 2 जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के लिए, और फिर उसके बाद इमरान खान समेत सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई। तो क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत आप लोगों से तहरीरी मुतालबात से? बहुत शुक्रिया नादिया। मैं इस पे पहले भी कह चुका हूँ कि तहरीरी तौर पे हमें इल्म था कि 2 तारीख को तहरीरी तौर पे मुतालिबात सबमिट करने हैं, लेकिन मालूम ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है वो तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करने के जो नताइज आने हैं इसकी जिम्मेदारी से आगाह थी, और इसी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि खान साहब से रजू कर लें, ताकि बाद अगर इसी मुज़ाकरात के अमल में कामयाबी नहीं मिलती है तो तहरीरी तौर पे मुतालिबात पेश करने के अमल को जो है वो हुकूमत को तस्लीम करने के मुतरादिफ न समझा जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैंडेट की रिकवरी के हवाले से जो स्ट्रगल हैं उससे दस्तबरदारी जो है इससे मुतशाबिह करार न दी जाए। तो ये चूंकि जिम्मेदारी जो है वो मजमूई तौर पे कमेटी ने उठानी थी तो इन्होंने मुनासिब समझा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिम्मेदारी का तयन जो है खान से मुशावरत 2 तारीख से पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि 1 हफ्ता जो है वो ज़ाय होना हमारे लिए बड़ी माना रखता है। सही। हुकूमत को इसलिए दरकार है कि हुकूमत जो है इस मुज़ाकरात में कोशिश ये करेगी कि इसकी जो लेजिटिमेसी है उसको किसी भी तरीके से कोई तकवीयत मिल सके। ओके। तो ये वही कोशिश है, वरना मुतालिबान तो ज़बानी हो या तहरीरी हो कोई माना नहीं रखता। लेकिन चूंकि पीटीआई ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये हमारे मुतालिबात हैं, तो जब हमने मुतालिबात कर दिए और पूरी दुनिया देख रही है तो इसको तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। और ये देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब तो साफ कह चुके हैं कि ना उनसे डिस्कस किया गया था, उनको अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जब चाहें यू टर्न भी ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल से शायद ये भी एक वजह होगी कि वो चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर तमाम चीज़ें सामने आ जाएं कि आपके क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो नून के सीनियर रहनुमा हैं, और अमूमी तौर पे तो उन्हें इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात से बहुत कबल से और ताहाल उनके जो बयानात हैं वो चूंकि और इसी तरह वज़ीर इत्तलाआत के हैं, तो इस वजह से शायद मियाँ साहब ने या उनकी टीम ने यह मुनासिब समझा कि मुतदिल लोगों को रख लें। और मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से माना रखेगा राना सनाउल्लाह का बयान, क्योंकि वो मुज़ाकरात की टीम की प्रैक्टिकली इसहाक डार साहब के साथ मिलके क़यादत कर रहे हैं। सही। तो या तो इसहाक डार साहब का बयान मानी रखेगा या फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान।
अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों के एक वाज़ेह मुतालबात हैं जो कि आपने ज़ाहिर है उनको अनाउंस भी किया हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हीं पर तो आप लोगों का इल्ज़ाम भी है, चाहे वो 26 नवंबर का हो, खुसूसन 26 नवंबर का, 9 मई का तो आप लोग उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। तो फ्री में तो ज़ाहिर है देयर आर नो फ्री लंचेस, इसके एवज हुकूमत क्या चाहती है? बात इनसे की ही नहीं जो ये नहीं मान सकते थे। मिसाल के तौर पे मैंडेट की रिकवरी, जो हमें इल्म था कि इनके बस में नहीं है और न दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी अगर मुतालिबात मंजूर होने हैं तो वो एक मैकेनिज्म है, अदालती ट्रिब्यूनल के थ्रू होना है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, 26वीं आईनी तरमीम जिस पास कराई गई, ये मुतालिबात हम लाई ही नहीं है, क्योंकि हम मीनिंगफुल बामानी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वही ले सके जो ये इनसे देना मुमकिन हो। अच्छा, और हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई ने जो लचक दिखाई है, हार्ड कोर जो मुतालिबात हैं उनको टेबल पे न ला के, ये एक लचक हमारी तरफ से जो है शायद हुकूमत इसको अपनी कामयाबी गर्दान सकती है, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि जी इब्तिदा से वो इन मुतालिबात पर आई नहीं जो इनको मुश्किल में डाल सकते थे। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो नहीं, जमानतें तो कुछ मांगी होंगी ना हुकूमत ने? देखिए कि जमानतें तो जो 2 सालों में हाल हुआ निज़ाम अदल का, गिरफ्तारियों का, अब तो मेरे ख्याल में इनको भी इदराक है कि इनके पास केसेस की और पकड़ने की फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो अगर कल कला को ये समझते हैं कि जी जमानत या अंडरटेकिंग की जो है पासदारी नहीं हो रही है, तो ये तो इनको कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कब किसी को भी किसी भी वक्त बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार कर सकते हैं और फिर बाहर निकलना जो है, आजकल अदालतों के रहीने मिन्नत है और अदालतों ने भी कसम उठाई हुई है कि वही करना है जो हुकूमत को दरकार है। अच्छा, तो मरवत साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों से भी कुछ चाहते हैं हुकूमती जो मज़ाकराती टीम है, खुसूसन इमरान खान साहब से, क्योंकि आपने रिहाई का मुतालबा किया हुआ है, न सिर्फ उनका बल्कि तमाम सियासी असीर का। तो बाज़ हल्के ये कहते हैं और कुछ खबरें ये हैं कि ये भी कहा गया कि इमरान खान अगर रिहा कर दिए जाए तो उनको खामोश रहना पड़ेगा सियासी तौर पर। वो मुलाकातें ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो लीड नहीं कर सकते। मेरी ज़ाती राय है कि 2 चीज़ों से हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी है। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, और दूसरा जो है खान साहब के बेबाकाना बयानात। इन पे हमारी शुनीत ये है कि उनकी कोशिश ये होगी कि मुज़ाकरात के नतीजे में सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत टेमिंग की, यानी सुधारने की, या थोड़ा सा जो नैरेटिव है उसको सुलह आमेजी पर लाने की इस्तेदा हो सकती है। मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 सालों में जितना नुकसान हुकूमत का या एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, उनका इनको खूब अदराक है और न इनके पास कोई इलाज है, न समझ आ रही है, माँ सिवाय इसके कि खान जो है वो कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करने पे सोशल मीडिया को हिदायत जारी करे। और जहाँ तक खान के इदारों के खिलाफ या बहुत ही क्रूशल इशूज पे उनके जो बयानात हैं, इस हवाले से भी ये मुमकिन है कि वो ये इस्तेदा कर सकते हैं। तो मरवत साहब, इसका मतलब आप लोगों को ये इदराक है कि आप लोगों के सोशल मीडिया ने, आप माने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने न सिर्फ हुकूमत का बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। हमें और पूरे मुल्क में जो बाइख्तियार लोग हैं इनको समझ है कि जिस अंदाज में सोशल मीडिया ने पाकिस्तानियों को जगाया है, और फिर जो सोशल मीडिया पाकिस्तान से बाहर हैं और जिन्होंने हकीकी मानों में खान की अली आवाज उठाई है या ज्यादतियों पे पीटीआई का मौकफ बताया है, उसने बड़ा शऊर और बड़ी आगाही पे लाई है। और इस पूरे अमल के दौरान जहां जहां पे जुल्म और ज्यादती की निशानदेही सोशल मीडिया के जरिए हुई,
वहीं पर जो है इदारे और हुकूमत और बहुत सारे लोग जो हैं वो लपेटे में आए। और ये इनको भी समझ है कि इस आगई और शमूर पे लाने ने जो है पाकिस्तानियों को एस्टेब्लिशमेंट से या इदारों से बहुत दूर कर दिया है। और मेरा ख्याल ये है कि खान ने हमेशा ये कहा है कि हमें हर जगह पे, हर महाज पे, बशमूल सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और फौज के इदारे को जो है नफरत या इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली ये तमाम अवामिल जो हैं वो डैमेज कर गए और अब इनको भी समझ नहीं आ रही है कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन हो। लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि अगर मुल्क में मसालियत बातें जो हैं वो हो जाती है और कम अज कम बातचीत का आगाज हो जाए और चंद ब्रॉडर पैरामीटर पे राजी हो, यानी अगर पीटीआई जो है इस पे राजी हो कि भाई किसी भी तौर हमने इदारों को जो है सोशल मीडिया में किसी भी हवाले से निशाना नहीं बनाया है, और इसी तरह इदारे इस पे राजी हो कि हमने कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की जो पामाली है इस में इर्तिकाब करने वालों की कोई पुष्पनाई नहीं करनी है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो हैं बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं उस बात पर कि इमरान खान साहब कहते हैं कि बनी गाला की ऑफर की गई है, लेकिन इससे कबल आपने ये बयान दिया है कि उन्हें नथिया गली की भी ऑफर दी गई थी। जी हाँ, खान को बनी गाला से मुंतकिल करने के लिए ऑफर से पहले आई थी 22 नवंबर को कि जी खान को नथिया गली गवर्नर हाउस जो है उसको सब जेल करार देके शिफ्ट कर देंगे, बल्कि नथिया गली गवर्नर हाउस की तैयारियां भी हो गई थी, सफाई सुथराई। लेकिन खान ने इस ऑफर को उस वक्त रद्द किया था, जिसके बाद उन्होंने 20 दिसंबर तक खान को रिहा करने की ऑफर की थी ताकि डी चौक ना आया जा सके। तो ये तो वाज़ेह है कि अब कोई बनीगाला में मुंतकिली या बनीगाला घर के अंदर हरासत जो है वो अब हमारी मुज़ाकरात में हमारा मुतालबा नहीं हो सकता है, ना हम इस पर राजी हो सकते। अच्छा, तो शेर अफजल मरवत साहब ये मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने कोई डेडलाइन दी है कि हम इस तारीख तक तो देखेंगे नशिस्तें करके, और अगर जब तक कुछ ना निकल सका तो हम इसको एक लंबा प्रोसेस नहीं होने देंगे कि ये कोई अगले 3-4 माह तक चलता रहे? देखिए, खान ने यानी बड़े ही सरप्राइजिंग अंदाज में इंतहाई लचक का मुजाहरा किया है। 31 जनवरी की डेडलाइन दी है और 31 जनवरी से पहले एक मरहला है, वो है सियासी कैदियों की आज़ादी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑलरेडी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है कि हम ये चाहते हैं। और जिन केसेस में लोग गिरफ्तार थे मिलिट्री ट्रिब्यूनल में, जो डायरेक्ट जिस्मानी तौर पर जिन्होंने मुबैना तौर पे इस गिराव जलाव में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग छूट गए। तो क़यादत जो है वो तो एबेटमेंट के लिए नामजद है, यानी कि आयानत जुर्म में। तो फिर उनकी रिहाई जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता जब तक ये जिद से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि एक केस में रिहा होते हैं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। रिहाई अब इनके लिए क्यों इतना मुश्किल अमर नहीं है। जो नताइज हासिल करने थे खान की गिरफ्तारी से वो पहले हासिल कर चुके हैं। मैंडेट, 26वीं आईनी तरमीम, ज़िमनी इंतखाबात और बहुत सारी चीजें, 5 साल की सर्विस एक्सटेंशन, ये हो चुके हैं। लिहाजा खान को मजीद जेल में रखने से इनको फायदा नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान को, मुल्क को, रियासत को जो है बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। अवाम पाकिस्तान इंतहाई गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, बदनामी फैल रही है और मईशत सारी जो है कर्जों पे खड़ी है। अच्छा, तो मरवत साहब मुझे ये बताइएगा कि एक खबर आई, आप इसकी तस्दीक कीजिए या तरदीद कर दीजिए कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो इंसाफ लॉयर फोरम है और जो वकला की टीम है उसमें भी अब उनका अमल दखल है और उन्होंने बाकायदा तब्दील कर दी है। क्या ये सच है? मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी के दफातर या ऑफिस बियरर को तब्दील करने का इख्तियार जो है वो किसी भी तौर बुशरा बीबी के पास है।
बुशरा बीबी एक वक्त के लिए आई खान के पैगंबर या मैसेंजर के तौर पे, और वो उन्होंने मैसेज दिया उस वक्त जब ये डी चौक के धरने के हालात थे। बाकी जो हैं, पहले ये बात की गई कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से वो कर रही हैं, फिर बात ये की गई कि पार्टी अकाबिरीन उनसे नाराज हैं। मेरा ख्याल है अब वो आराम से हैं, खामोश हैं, और कोई उसका अमल दखल नहीं है पार्टी के मामलात में। अच्छा, और ये भी बताते जाइएगा शेर अफजल मरवत साहब कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तो एक तरफ हुकूमत के साथ हो रहे हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात अब भी जारी हैं या वो खत्म हुए? एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इन्हीं मुज़ाकरात की तरफ देख रही है। अलबत्ता जहां जरूरत होती है तो ये बैकडोर राब्ते भी करते रहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्या तज्जिया करते हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में असल ज़रूरत किसकी है और फ़ायदा किसको पहुँचेगा, क्या दोनों फरीक को या एक को? इस पर तज्जिया के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नियाज़ी साहब, मुज़ाकरात का आगाज़ यकीनन एक मस्बत इक़दाम है, तमाम लोग इससे उम्मीदें भी वाबस्ता रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरी पार्लिमानी सियासत के लिए ये ज़रूरी था कि तमाम तर सियासी जो पार्टियां हैं वो मिलकर मुज़ाकरात करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो दो जमातें जो एक दूसरे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं तनकीद किया करती थी, नाम लेवा ना थी, किस मजबूरी के तहत ये दोनों बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि ये कोई क्राइटेरिया ये तो है नहीं कि जी वो दोनों एक दो का नाम नहीं सुन सकते थे। ये जो है इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी अपनी ब्लेसिंग से शामिल, तो ये जब महमूद खान अचकज़ई साहब के आस्ताने आलिया में पहुंचे थे तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि इमरान खान साहब यूं दस्तबस्तों के जो है अब्दुल समाद खान अचकज़ई के जो है आस्ताने पे पहुंचेंगे, या चलो वो भी छोड़ दें। क्या नहीं किया इन्होंने। 2011 से ये मेरे ख्याल में शुरू है, जून जुलाई 2011 से, और अब आ गया है 2025 का आगाज हो चुका है। मुझे बजाय इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब को पिछले 3-4 महीनों को छोड़ के इन्होंने क्या नहीं किया। मतलब आप जो 13 साल जो उनके ऊपर जो गलाजत उठाई, जो उनकी तज़हीक की, तो क्या हुआ कि वो उनके दहलीज पे जाके माथा टेक दिया। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी है कि जी मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है कि हर जी फैम, हर जो शऊर, हर जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाला बंदा, वो दिल जमई से अल्लाह से यही दुआ गो है कि ये मुज़ाकरात हो और कामयाब हो। ये तो है जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के को जो अगर जिस पॉलिटिकल टर्माइल का या सियासी अदम इस्तेकाम का ऊंच नीच का जो शिकार है, उससे तो कम से कम मैं ये नहीं कहता वो निकल जाएगा, लेकिन एक आसूदगी मिलेगी। और एटलीस्ट जो एक पोलराइजेशन है या एक जो पूरे धींगा मुश्ती है, ये इससे निजात मिलेगी। क्या ये हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब जहां आज खड़े हैं इससे उनको आगाज करना था। 9 महीने मैं तो कहता हूँ कि जब 10 अप्रैल के बाद उनके थोड़े दिनों बाद जब उनको पता चला कि मैं जब तक बाजवा से मिल ना लूं और जब तक उनके मैं आगे माफी ना मांग लूं अपनी 7, 8, 9 महीने की, तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो फिर आखिर बाजवा के पास भी तो गए थे ना। क्या बाजवा घर मिलने गया था? मतलब अभी वक्त नहीं है, वगैरह मैं तो सदर मोहतरम जो आरिफ अलवी साहब थे, उन्होंने मुझे जब वो उस दफ्तर में मुकीम थे तो तब उनसे पता चला था। फिर जो कोई खबरें आई कि किस तरीके से बाजवा साहब के साथ उनकी जो मुलाकात हुई, किस तरीके से बाजवा साहब ने उनको इंसल्ट भी किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, तो वो बर्दाश्त कर गए। बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी, बल्कि इतनी वो जो जिस इज्जत वाली मुलाकात थी कि उसको पूरा भरपूर छुपाने की कोशिश की। वो तो भला हमारी एजेंसीज का कि वो हमेशा ऐसी खबरें जो पब्लिक में भेज देती हैं। तो जो बाजवा से मिलना था तो क्या करने गए थे? क्या बच्चों के रिश्ते तय करने गए थे जनरल बाजवा के साथ?
जाहिर है माफी तलाफी के लिए गए थे। सही। तो ये इमरान खान साहब को चाहिए था कि वहां से शुरू करते, जहां से ये जो आज करें वहां से शुरू करते क्या है, वो कहते हैं ना टू लिटल टू लेट, जो अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल। इट्स ऑलवेज टू लिटल, ही इज ऑलवेज लेट। ये जो आज करें आया, इस पे उनको कुछ मिलेगा, मैं इस पे मेरा शक है। अच्छा। कि जब तक वो जो है एक बहुत बड़ा उनकी जो फौज की विश लिस्ट होगी, अगर वो पूरी नहीं करते इमरान खान साहब, तो मेरा नहीं ख्याल ये मुज़ाकरात का ऊंट किसी कमरे बैठेगा। अच्छा, लेकिन अगेन फिर डिस्क्लेमर, अल्लाह करे ये कामयाब हो। अच्छा, लेकिन न्याजी साहब देखिए, जब दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तो साफ मुतालबात हैं, वो जो कुछ चाहते हैं, और लेकिन बदले में तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है? हुकूमत के पास सब कुछ है, सपोर्ट है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की, और जाहिर है कि वो गवर्न कर रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्राइफ है, ये जो फ्यूड है, ये जो क्या करें, ये लड़ाई है जो भी, तो इसमें दो फ्रीक हैं कौन से? मुझे ये तो बताएं, पहले तयन कर लें फ्रीक कौन है। जब मेरा अगर झगड़ा इमरान खान साहब से है, तो मुझे किसी जाके पीएस पार्टी से तो नहीं मैंने ये तय कराना कि जी मेरा आप झगड़ा जो है आप मेरे साथ तय करें और फिर हम शराइत तय करें। जाहिर है मेरा और झगड़ा इमरान खान साहब का है, तो हमें अपने ग्रीवेंसेस सामने रखने होंगे और हमें करना होगा कि जी आप मुझसे क्या चाहते हो कि मेरे ग्रीवेंसेस एड्रेस हो जाए। इमरान खान साहब कहेंगे जी आप मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस है, वो भी एड्रेस कर सकते तो करें। ये हैं दो कौन से? एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब, बाकी फसाद है। तो अब इमरान खान बैठा एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो नहीं बैठा, लेकिन जाहिर है कि एक आम तासुर यही है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये उसी ने ही एनकरेज किया है, और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इस मामले में हर वक्त ही एनकरेज करती रही है। और उसके हमें नोटिस नहीं करते थे कि उनका जो है वो कैसे एनकरेज करें या वो कौन सा पैगाम था पहुंचा, लेकिन कुछ एक्सक्यूशंस होती हैं, उनको रूब अमल चीजें होती हैं। और वो कौन सी थी? जब इमरान खान साहब फर्जिया अपनी ये पार्टी जब बनाई है, तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने केपी की जो वज़ीर आला की पोजीशन है या कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, या उनकी अपनी पार्टी के सदर, जनरल सेक्रेटरी इतलात, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो सेशन के साथ जो है या उसकी नर्सरी से निकल के बाहर ना आया हो। और ये आज भी इनके बारे में आप एहतियात के साथ ये इल्ज़ाम जो है वो इन पर चिस्पा कर सकते हैं कि आज भी एस्टैब्लिशमेंट की इनकी जो लीनिंग हो ज्यादा है। अच्छा। और इमरान खान साहब की तरफ कम है। तो इमरान खान ये क्यों किया होगा? मैं तब से ये कह रहा हूँ, जब से ये सारे ओहदे आए हैं लोगों के सामने, उससे पहले पार्टी आई है गौहर अली खान साहब के पास या जितने आए, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इमरान खान साहब ने ये जेस्चर शो किया एस्टैब्लिशमेंट को कि ये मैं आपके वो बंदे जो आपके लिए सहूलत जो है आंखों की ठंडक है या कंप्लाइंट है, तो मैं उनको आपका बनाता हूँ ताकि आपको मुलाकात करने में आसानी हो, या मुझे उसके बारे में कुछ देने तो पार्टी में आपके कंट्रोल में देता हूँ। तो आज पार्टी अमलन मेरी जाती राय है और मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये तजज़िया ही होता है, इसके बारे में मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, कोई जायजा नहीं है। जाती मेरी राय है कि तहरीक इंसाफ जो है, फॉर दैट मैटर सारी पार्टी है, सारी तो नहीं, मुस्लिम नून का मैं कह सकता हूँ पूरी तरह, बाकी भी किसी हद तक, ये इमरान खान साहब की पार्टी पूरी एस्टैब्लिशमेंट के कब्जा इस्तेमाल भी है। और वो जो करते हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल के करते हैं कि ताकि इमरान खान साहब का भी मौका सामने आता रहे और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो इस तरीके से इमरान खान साहब को जब बल्ले का निशान नहीं मिला, तो वो फिर उनको गुस्सा आ गया, भाई मैंने पार्टी दिया, मुझे बल्ले का निशान नहीं दिया। अच्छा, वो बड़ी उनकी छोटी वो चीज में समझने मैंने बहुत कुछ दे दिया। अब इमरान खान साहब जो एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, मुझे डर ही है कि अगर वो उन्होंने सारा के सारा जब भर भी दिया तो इतना लेट ना हो जाए कि फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है उस पर भी राजी ना हो, क्योंकि मेरा ख्याल है जितने उन्होंने इल्जाम लगाए, अंदाजे लगाए, और जो उनको किसी ने उनको इस रास्ते पे लगाया कि आप फैज हमीद जो है और बाजवा साहब जो है, उन्होंने एक उनका पूरा निजाम इनके साथ चल रहा था, इनको बताया गया कि फौज के अंदर बगावत हो जाएगी। हकीकत यह है कि पूरी जो कैंपेन थी, जो मैं अगेन कहता हूं, जो 15 अप्रैल 2022 से इमरान खान ने शुरू की और जो 9 मई तक चलाते रहे,
या उसके बाद भी उसको आगे एक्सटेंशन मिली, ये सारी स्पॉन्सर्ड थी। अच्छा, एक्सटेंशन की अपनी नहीं और ये कभी आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन न्याजी साहब, फिर इसका मतलब तो आपने कहा कि देखिए ये मेरा तज्जिया है, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब तो आज भी मुसलसल, मेरे ख्याल से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से आज दिन तक उन्होंने अपना बयान तब्दील नहीं किया। वो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को सहूलतकारी की जा रही है। नहीं, ये नहीं है बात, ये नहीं है सहूलतकारी नहीं। इमरान खान साहब को तो उन्होंने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। मैं किसी और एंगल से बात कर रहा हूं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको सहूलतकारी क्यों कराई, इसलिए कराई गई कि वो उस वक्त उनके वेस्ट इंटरेस्ट ये था, ये जो जलसे जुलूस कराए गए थे वो कराए गए थे जनरल बाजवा के 29 नवंबर 2022 से पहले तक थे, और वो उसी मद में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ कि वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा के निगरान हुकूमत बनाना चाहता था और बाजवा अपने आप को एक्सटेंशन देना चाहता था। ये और बहस है कि और निकल जाएंगे हम, तो वो ये मैं उस पैराए में कह रहा हूँ। तो उन्होंने इमरान खान साहब को तब भी इस्तेमाल किया, उसके बाद जो कुछ करते रहे, उसके बाद वो सिर्फ उसको, मैं जब कहता हूँ फैजमी जब दोबारा लगा रहा है तो मैं बगैर इस टॉपिक से डिविएट हुए बगैर, तो भी वो उसी का तसलसल था। फिर उसका एक मकसद और हो गया कि उन्होंने मेरा ख्याल है कहा होगा कि हमें तुम इसको जो है तुमने इसको बनाया था और तुम इसे अंडू करके दो। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट की जो आपका सवाल है उसकी तरफ आने में, तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है उनका जो आप जो मुज़ाकरात है, जो बात माननी है, जो कंसीड करना है, जो स्पेस देनी है, वो इस वक्त कुल्ली एस्टेब्लिशमेंट देनी है। ISFJ उनको इसी तरह छोटी छोटी जगहों पे खराब करके कि फौज बगावत नहीं की, फौज बगावत नहीं की, इन्होंने 9 मई का डाला। फिर गुड टू सी यू जो हमारी अदलिया है, उन्होंने आके इमरान खान साहब को 30 नवंबर को इलेक्शन देना था 8 फरवरी का, वो ना मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर उम्मीदें बंधी हैं, जो कि हर एक को पता है कि जी ये एक ऐसी उम्मीद है कि ये पहले आजमाए जा चुके हैं कार्ड। अगर ये होता तो जिमी कार्टर की अपील पर और टर्किश प्राइम मिनिस्टर की जो है एक बड़ा सख्त नोटिस के ऊपर 1979 में भुट्टो साहब को छोड़ दिया जाता। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार। आपने जो अभी अमरीकी सदर का जिक्र किया, इसके हवाले से तो एक आम तासुर ये है, बहुत से हल्के ये कहते हैं कि इसलिए ये जो मुज़ाकरात के ऊपर सब राज़ी हुए हैं और बैठे हैं, हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि जब तक मनसब संभालने से पहले कम अज़ कम कुछ हद तक मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाए। हुकूमत और बीबी इतनी ही बड़ी हमाकत है, जो भी बंदा ये कह रहा है या सोच रहा है या जो ये तासुर दे रहा है, अगर वो हुकूमत वाले दे रहे हैं तो भी वो किसी की आंखों में धूल झोंक रहा है, किसी को बुद्धू बना रहे हैं। मुझे 2 बातें देख लें। पहली बात तो ये देख लें कि अमेरिका के पाकिस्तान से 2 ही तरह के तलाकात होंगे, या पाकिस्तान का दोस्त होगा या दुश्मन होगा। अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो इमरान खान साहब के लिए उनकी दोस्तियां, या किसी एक बंदे के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए किसी के लिए उनकी दोस्तियां जो है या वो शख्सियतों में नहीं करते। मैं तो उस वक्त आपको दिया जब अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ शुरू हो चुकी थी, और उस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं मान रहा कि अमेरिका पाकिस्तानी साइड पे था, इसलिए उन्होंने एक हल्का सा कह दिया जी आप ये ना करें, जमहूरियत के ऊपर बड़ा धब्बा है। आज भी अगर पाकिस्तान अगर अमेरिका से कोई और कैंप ज्वाइन कर चुका है या कर लेगा तो फिर वो अमेरिका की क्यों सुनेगा? अमेरिका बम मारेगा। उन्हें बम मारने तो इमरान खान की वजह नहीं मारेंगे, उन्हें हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे अगर पाबंदी लगाई है तो इमरान खान की वजह से नहीं लगाई। लेकिन बात यह कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है, हकीकत ये है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब के साथ ब्लफ कर रही है। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस ब्लफ को भी वो इससे भी को मटेरियलाइज करा दे, बजाय इसके कि इसके ऊपर मजीद सेख पाओ कि मुझे जैसे मुझसे जी इन्होंने फलाने जलसा मुलतवी करा दिया, फलाना ये कर दिया, करने की बजाय उनको चाहिए कि इस मुज़ाकरात के अंदर जहां से मिलता है इसी सियासी जमात के साथ बैक चैनल भी रखे और यहाँ इस तरह भी रखे, और किसी तरीके से एक दफा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाए। हकीकत यह है कि उसके लिए आसानी हो जाएगी। अगर इस पोलराइजेशन में जिसमें उसके मुखालफिन अगर ये समझेंगे कि इमरान खान को आप लाए तो फिर हम जो है ना हम मरते हैं, क्योंकि इस कबर के अंदर अगर आपने इमरान खान को जिंदा किया तो हम दफन हो जाएंगे, तो ये कोई अच्छा बात नहीं है। इसलिए इमरान खान को चाहिए कि अपना ये तासुर खत्म करे कि मैं किसी का चल नहीं सकता हूँ।
और पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून कोई के साथ उसी तरीके से बगैर किसी कंडीशन के, बगैर मुज़ाकरात के, बगैर शर्त के उनसे सुलह करे, ज्यादती हो तो उनकी माफी मांगे, अल्लाह ताला और बरकत देगा, जैसे फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है कि निज़ाम चल पड़ेगा और कुछ चलना चाहिए, क्योंकि इस कैफियत के अंदर घुटन का माहौल है। जिसकी इतनी सोच है, जिसका इतना शऊर है, वो इतना पजमुर्दा है, वो इतना उदास है कि मुल्क जो है रियासत किधर जा रही है। सही सही। तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी आखिर में कि एस्टैब्लिशमेंट को तो देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो ब्लफ कर रही है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने जो 9 मई जो एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, उनकी तारीख के लिए, जिसका कि वो बारहा जिक्र भी करते हैं, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल किए, जो सजाएं हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने 19 को माफ भी कर दिया ऑन मर्सी अपील, तो ये क्या किसी किस्म के प्रेशर में आके की है कि वो जो बयानात आ गए थे मगरबी ममालिक की जानिब से ह्यूमन राइट्स पर और फौजी कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से? देखिए, मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं जब कॉलम लिखता हूं ना तो उसके एक एक लफ्ज की जो है मैं जिसको कहना चाहिए जब देता हूँ, हिफाजत करता हूँ उसको कान छान के, और फिर उसके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो बड़ा एक कॉन्सिडरेट होता है। जब हम टीवी पे उसी पे ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, तो कई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि टाइम की किल्लत की वजह से जानते हो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करता है। मैंने जो ब्लफ किया है, ब्लफ का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने ये किया कि वो उनको कह रहे हैं कि भाई ये अगर इसका करता है, तो पहले नहीं किया ब्लफ उन्होंने, वो खुद इमरान खान कहता है मुझे जलसे का मुलतवी करे, वादे नहीं पूरे किए, क्या पूरे किए होंगे? ये ब्लफ नहीं किया, फर्ज किया अगर इमरान खान ने उनके मुताबिक अगर गोर अली को बनाया है, अली अमीन गंडापुर को बनाया है, बाकी जो उमर अयूब को बनाया है, जिनका 100 वर्ष से पेशा जो आबा वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत है अंग्रेजों के वक्त से लेके आज तक, तो उन्होंने क्या आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान हो गए? तो बात यह है कि मैं तो इस एंगल से किया कि ब्लफ कर रहे हैं कि उन्होंने ये वो नहीं जानवर के आगे थोड़ा चारा रख देते हैं, चल के आता है, तो वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसकी स्टीम निकली रहे, जैसे बहुत सारी लॉन्ग मार्च उन्होंने खुद कराए, स्टीम निकल जाए। तो एक ये बड़ी रूथलेस गेम होती है। बहुत सी चीजों का मुझे और आपको तब पता चलेगा, मैं तो चला रहा हूँ, मैंने कैसे पता किया? जो जर्नैलों ने किताबें लिखी 1970-71 में, जो 79, 80, 81, 82 में निकली, या उसके बाद लिखी, उनके वाकयात पे लिखा, उनका आई विटनेस अकाउंट है, तो मुझे ये पता है कि जब वहां तब ये हो रहा था तो अब भी यही हो रहा है। ओके, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो मर्सी अपील और जो रहम पर छोड़ दिए गए हैं 9 मई के 19 अफराद जो फौजी कोर्ट में जो ट्रायल हुआ था, इसको कैसे देख रहे हैं न्याजी साहब? मेरा तो ख्याल ये है कि जिनको 2 साल दिए ना, तो उनको फौज पहले से छोड़ना चाहती थी। ओके, इससे पहले भी तो 20 छोड़ चुके हैं ना, तब तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। मैं इसको किसी मुज़ाकरात के तनाज़ुर में नहीं देखता हूँ। ओके, मैं तो ये देखता हूँ कि फौज ने पहले टारगेट किया होता है किन को हमने छोड़ना है, किन को नहीं। मैं ये कॉलम लिखा जो मेरे ख्याल एक फ्राइडे जो येस्टरडे छपा है, वो उस कॉलम मैंने यही लिखा, मैंने कहा जी आप जिनके बारे में, कुछ के बारे में तो दर्जनों लोग गवाही देते हैं कि अंदर तोड़ फोड़ में जलाओ घिराव में शामिल थे, अगर उनके साथ 2 साल है, तो जिन लोगों को आपने रखा हुआ है, यास्मीन राशिद साहबा को जो अंदर नहीं गई, महमूद रशीद साहब को, इजाज चौधरी साहब को, और फिर मैं और तो अपने बेटे का नाम जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन उसको जिसके बारे में जो इल्जाम लगाया, झूठा लगाया, मुझे एक तो ये तकलीफ हुई कि रियासत झूठ बोल के अपना मुकदमा ना जीते। अगर यहां तक आ चुकी है तो इससे कौन से लॉन्ग दूर रस पड़े भैड़े होते हैं, वक्ती तो हमें फायदा हो जाता है। तो उसमें जो लोग नहीं गए उनको तो आप 10 साल दे दें, या उनके लिए तो आप ऐसे कड़े असूल बनाएं जिनको उनको ज़ाब्तों से गुजर के जाना पड़ता है कि कैंसर पेशेंट बेचारी अंदर पड़ी है, यास्मीन राशिद 80 साल के करीब उसकी उम्र होने को है। तो ये वो चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आती कि बंदा, ये तो नकार खाने में तूती के बातें हैं, क्योंकि जो नकार खाना, जिनके पास नकार खाना है वो अकले कुल भी है, और अल्लाह ताला ने जिनको ताकत जिनके पास दी होती है वो हमेशा ही अकले कुल होते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने बेबस बनाया हुआ होता है तो वो या बिल्कुल ताकत से दूर होते हैं, तो वो फारिग होते हैं। उनका जो है बात जो है वो जो बेमैनी होती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे नहीं ख्याल के उसके पीछे कोई मुज़ाकरात है। हाँ। ये उन्हें छोड़ना था, और 2 साल की सज़ा देने का मतलब यही था कि वो छोड़ना आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद के निश्तर चला रही है, यानी सिंध में बैठी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी हवाले से बात करते हैं कि बात का आगाज तो हुआ था बुनियादी सहूलियात से, लेकिन अब मामला
तलबा और तालिबा के मुस्तकबिल तक जा पहुंचे हैं। ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सिंध असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अली खुर्शीदी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अली साहब, ये तो फरमाइएगा कि आजकल आप बड़े गरज बरस भी रहे हैं और न सिर्फ आप बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न सिर्फ मेयर पर बल्कि उमूमी तौर पर मुख्तलिफ जो शोबे हैं जिनसे अवाम का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सड़कें हो, तालीम, इस सब पर आकर बात रुक रही है। यह अचानक क्या वजह बनी है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो इब्तदाइया में ये बात जो एक जायचा खींचा है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है अगर वो सूबे की आवाम को मैसर नहीं होगी, और फिर ये बात बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर अगर नौजवान और फिर जो बच्चे हैं हमारे जो मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके साथ अगर कोई मसला होगा और ऐसा मसला कि जिसमें ये शायबा नहीं बल्कि कन्विक्शन से ये बात कही जा सके कि ये शहरी के जो बच्चे हैं उनको मार्जिनलाइज करने की कोई साजिश हो रही है, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। कल साल का पहला दिन था असेंबली का, और असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अरकान है असेंबली, और हम तमाम लोगों ने ये कोशिश की कि इस बुनियादी एक जेन्युइन मसले पर जो कि तलबा और तालिबात से रिलेटेड है, कि जिसमें लगभग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है शहर कराची में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का, और उसमें लगभग 71% बच्चों को फेल कर दिया गया है। और फिर प्री मेडिकल की इंजीनियरिंग में और इसी तरह प्री मेडिकल में भी लगभग 67% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फेल कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे पास भी हुए हैं तो उनके ग्रेड जो है वो सी और बी ग्रेड, यानी कि एक बच्चा या बच्ची जिसने मैट्रिकुलेशन में 90 प्लस या 85 प्लस परसेंटेज ली थी, वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में फेल कर दी जाती है, उसे कर दिया जाता है, या उसे 53, 55 और 60% परसेंटेज दी जाती है। अच्छा, ये किसी 1, 4, 5, 10 तालिबात के साथ होता तो बात समझ में आ सकती थी, लॉजिक भी थी कि शायद उस बच्चे ने एग्जाम में प्रिपरेशन ठीक नहीं की होगी और उसकी वजह से उसका ये रिजल्ट खराब हुआ है। नहीं जनाब, यहाँ पे हजारों की तादाद ऐसी है कि जिसमें बच्चों को फेल कर दिया गया। मैंने आपको परसेंटेज बताई जी। आप दुरुस्त कह रहे हैं अली खुर्शीदी साहब, आप दुरुस्त कह रहे होंगे कि मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज और यकायक जो है या फेल कर दिया गया हो इंटर के एग्जाम में या फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कम नंबर ले गए हों, लेकिन एक तो तरीकाकार वजह है ना, कभी आप दोबारा पेपर रीचेकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस आप ये कैसे कन्विक्शन से कह सकते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। कभी ऐसा तारीख में ये काम, अच्छा पिछले साल की मैं एग्जांपल भी आपके सामने शेयर करूंगा कि पिछले साल भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल थी। उसमें परसेंटेज या प्रोपोर्शन था फेल कर दिए गए बच्चों का वो कम था, मगर जो परसेंटेज थी वो बी और सी ग्रेड ज्यादा था। उस पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी की फॉर्मेशन होती है और उसमें आई स्टिल रिमेंबर के जो वाइस चांसलर है एनएल यूनिवर्सिटी के सरोज चश्मत लोधी साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी फॉर्म होती है और वो कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि नंबर ज्यादा दिए जा सके। और उसके बाद हम सब ने देखा कि पिछले साल बच्चों को नंबर ज्यादा दिए गए। फिर वो जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि इस साल इन्होंने जो ये हरकत की है उसमें लगभग 71% बच्चे, इसका मतलब है कि 10,000 से ज्यादा बच्चों के साथ ये काम कर दिया गया। स्क्रूटनी का प्रोसेस आपको पता है सरकारी बोर्ड में किस अंदाज से स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जाता है। हमने इमीडिएट डिमांड तो यही की थी गवर्नमेंट को कि आप जो है सबसे पहले तो एक ऐसी कमेटी की फॉर्मेशन करें जिसमें एक हाई पावर्ड कमेटी हो जिसके पास ये मैंडेट मौजूद हो कि ये जो सिलसिले हर साल तवातुर के साथ शहरी से बिलखुसूस शहर कराची के बच्चों को जो ये कि अजियत के फेज से गुजरना पड़ता है उससे बचने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। देखिए बोर्ड रन होता है, सरकारी अफसरान कर रहे होते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कंट्रोलर हो, रजिस्ट्रार हो या दीगर जो अफसरान है। यहाँ पे सिंध में खास तौर पे पिछले 8 सालों से तमाम मैं बोर्ड्स की बात करूंगा ये डॉक्टरिज्म की बुनियाद पे चल रहे हैं। यहाँ पे कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है बोर्ड्स के चेयरमैन की, कंट्रोलर की, रजिस्ट्रार की। अगर ये ऐसे बोर्ड्स
कि जिससे सूबे की आवाम के बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उनमें अगर एडॉक्टिज्म होगी, यानी कि अगर हुकूमत चाह भी रही है किसी बोर्ड के चेयरमैन को हटाना, तो ऐसा इतने इसमें लकुनाज मौजूद है, इसमें सकम मौजूद है कि वो जो है वो अगर गवर्नमेंट किसी को चेयरमैन को हटा भी देती है, वो कोर्ट से स्टे ला के बैठ जाता है। इसका मतलब है कुछ कानून साजी बेहतर अंदाज से कर ली जाए तो ये मसले हल हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक होती और वो वाकईतन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते, तो ये काम कानून साजी के जरिए, भाई सिंध असेंबली मौजूद है, आपको अगर कानून में सिकम है और उसका फायदा अफसरान उठाते हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान इस सूबे की आवाम और उसके आने वाले जो नस्ल के जो हमारे मेहमान हैं कौम के, उनको उठाना पड़ता है, तो फिर हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। तो अली खुर्शीदी साहब, नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप ये कहते हैं, फारूक सत्तार साहब भी यही कहते हैं कि जानबूझकर जो कराची के बच्चे हैं यानी तलबा और तालिबात, उनकी जो पास करने की शरह है उसको जानबूझकर कम किया जा रहा है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो, चाहे वो इंटर हो, और इवन उन्होंने तो जिक्र किया है जो MD कैट के एग्जाम हुए। तो ऐसा क्यों करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? बड़ा आसान सा, देखिए मैं इसको पॉलिटिकल तो जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ, मगर यकीन जानिए बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ मैं, बार बार मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि बाय डिजाइन एक सिस्टमैटिक अंदाज से मार्जिनलाइज किया जा रहा है इस शहर के नौजवानों को। पहले इमीडिएटली तो आपको पता है पिछले 15 सालों से इस शहर के लोगों के पास सरकारी नौकरी मैसर नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज आपके सामने है, एजुकेशन का क्या हाल हुआ है इस सूबे में वो भी आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, यहाँ लोग फूल बत्ती चाटने पे मजबूर हो गए इस शहर में। इन सारे पे मरे पे 100 धुरे इन्होंने ये काम किया कि जो मुस्तकबिल के मेहमान है उनके साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आप अब कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए जो दीगर बोर्ड्स हैं सूबे के उनसे, तो आपको लाड़काना बोर्ड की जो प्रोपोर्शन है पासिंग की परसेंटेज है वो सामने आई, वो 80% प्लस है। कराची में समहाउ पूरे सूबे के बनिस्बत फैसिलिटी जो है अर्बन एरिया है, तो इसमें तालीम का भी जो मयार है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की मरूने मिन्नत जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, वहां पर बेहतर निजाम तालीम मौजूद है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। ठीक है, अगर व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, तो आप अगर ये नोट करें कि पिछले 3 या 4 सालों से यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अंदाज से जो है इसका प्रोपोर्शन को, इसकी परसेंटेज को कम किया जा रहा है। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये आता है कि एक बच्चा जब इंटर पास कर लेता है और उसका B ग्रेड होता है और C ग्रेड होता है, वो जब एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए हो, पब्लिक सेक्टर की, या MD कैट में MBBS के लिए एडमिशन के लिए हो, तो उसमें एक प्रोपोर्शन होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के इतने नंबर्स होंगे और जो आपने इंटर में परसेंटेज लिए उसके इतने नंबर्स होंगे, उसको मिलाकर जो है वो एक्यूमुलेट जो है वो करके जाहिर है फिर एडमिशंस होते हैं, और इस मर्तबा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये शिकायत है। अच्छा, लेकिन नहीं तो अली खुर्शीदी साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं 10 सेकंड में मैं इसको क्लोज करता हूँ। होता ये है कि यहाँ पे जब बच्चे की परसेंटेज जो है वो B ग्रेड और C ग्रेड में होगी, तो वो उस कंपटीशन से जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है, वो उस दौड़ से बाहर हो रहा है जनाब। ये वो बुनियादी नुकता है जिसको बुनियाद बना के मुत्तहिदा कानून पाकिस्तान ने जो है वो एहतजाज किया, असेंबली में भी, असेंबली से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज फिर दोबारा इसी मसले पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन बच्चों के साथ आप समझते हैं कि ज्यादती हुई है, क्या आप इस वक्त कह सकते हैं कि यू स्टैंड बाय देम और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ज्यादती हुई है तो उसको फिर अंडू करवाएं? जी एग्जैक्टली, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यहाँ इस इशू को हाईलाइट नहीं करना था, इस पे कमेटी की फॉर्मेशन हुई है और एक स्क्रूटनी के प्रोसेस में जो डेट थी हमने उस पर भी रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको एक्सटेंड किया जाए सो दैट कि जितने बच्चे इसके इफेक्टिव हैं वो या एक तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में चले जाएं, और फिर एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी जिसमें खुद हुक्मरान पार्टी के लोग बैठे हो। सही, शहरी सिंध की नुमाइंदगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, तो सिंबॉलिकली उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। बच्चे हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है जेन्युइन इशू है, इसको एड्रेस होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि मसला है उसका हल निकल आए, इसलिए क्योंकि MD कैट में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने बहुत सफ़र किया, और अगर अब इंटर के नताइज के बाद भी स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज है और समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।